फैक्टर्स इम्पेयर टिश्यू रिपेयर। इसमें क्या है ना कि डिफरेंट फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं लाइक इन्फेक्शन हो गया, इंट्रिंसिक हो सकते हैं, सिस्टमिक और लोकल भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन में जो माइक्रोब होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इम्प्लीफाई करते हैं, बार बार स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड नहीं होती और इस तरह बहुत सारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और रिपेयर के प्रोसेस इनिशिएट नहीं होती। डायबिटीज एक सिस्टमिक डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और वाउंड को अच्छी न्यूट्रिएंट्स जल्दी नहीं मिलती, जिसकी वजह से टिश्यू इम्पेयर हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस में वही बात है, उसको अपनी न्यूट्रिएंट्स सही तरह नहीं मिलती, जिस तरह की प्रोटीन है, कोलेजन वगैरह है, उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, या विटामिन सी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा था, ये क्या करता है, फाइब्रोसिस करता था। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये आकर इस ही प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से रिपेयर प्रोसेस बाई स्कारिंग जो होते हैं वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन कुछ जगहों में ये बहुत ज्यादा थेराप्यूटिक होते हैं। किसी तरह जो हमारे कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इन्फेक्शन होते हैं, उसमें कोलेजन की डिपोजिशन हमारे लेंस के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओपेक बन जाते हैं और यूजलेस बन जाता है। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वहां पर ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस नहीं होती है और लेंस जो होते हैं वो इंटेक्ट रह जाता है। मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि किसी वाउंड पर स्ट्रेस आ गया, वो पार्ट अपार्ट हो जाएगा एक दूसरे से। पुअर परफ्यूजन में क्या होगा कि उसको अच्छी तरह ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिस तरह आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में होता है, कहीं पर वेरिकोज वेन बन जाए, या डायबिटीज में जो सर्कुलेशन स्लो हो जाता था। अब टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी का मतलब ये है कि अगर कहीं पर इंजरी हो जाए और वो सेल में प्रोपरेटिव एबिलिटी है तो वहां पर रिजेनरेशन प्रोसेस के थ्रू रिपेयर हो जाएगी, और वो ऐसे से कि वो डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पर रिपेयर बाय स्कारिंग हो जाएगी। जिस तरह माइक्रोबायल इन्फार्क्शन है, लोकेशन में क्या था कि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट कैविटीज है, जिस तरह प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी वगैरह वगैरह। अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन स्लो हो तो स्मॉल एक्सुडेट आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लड वहां पर फिल्टर होगा और वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सकेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन बहुत क्रोनिक बन जाए और प्रोलॉन्ग बन जाए, वहां पर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा, जो कि लार्ज एक्सुडेट होगा और वहां पर फिर ये एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। तो उसी ही एक्सुडेट में क्या बन जाएगा, फाइब्रोसिस बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आ जाता है क्लिनिकल ऑफ एबनॉर्मल वाउंड हीलिंग। सही है। अब हमारे जो टिश्यू रिपेयर होते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से होते हैं, या तो वहां पर जो स्कार बनेगा वो इनकम्प्लीट बन जाएगा, या वहां पर स्कार के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसकी ओवर फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा बन जाएगी, या उस स्कार की जो कंट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको कहते हैं कंट्रैक्चर ऑफ द स्कार। इसमें 4 क्रोनिक वाउंड्स डिस्कस किया है, ऐसे है जो कि डिफेक्ट बाय हीलिंग में आते हैं। ऐसे है, इसमें क्या कहते हैं कि जब किसी बंदी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए या सेवियर वेरिकोज वेन बन जाए, वहां पर क्या हो जाता है कि वेन्स की जो प्रेशर होते हैं वो बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह, और इसके अलावा जो आयरन पिगमेंट होते हैं हेमोसिडिन, वो उसकी डिपोजिशन भी ज्यादा हो जाती है। इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी जो इंजरी को, या वो अल्सर यहाँ पर नाम दिया गया है इंजरी को, उसको बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सही तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और उसकी हीलिंग प्रोसेस फेल हो जाती है। आर्टीरियल अल्सर, इसमें यह आता है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है फेरिपेरल आर्टरीज में, जिसकी वजह से उसके डायमीटर डिक्रीज हो जाती है और ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है, या डायबिटीज हो जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और उसी वजह से ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है और सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, इसको आर्टीरियल अल्सर कहते हैं और इस्कीमिया हो जाती है, मतलब ब्लड की डिक्रीज होने की वजह से वहां पर जो टिश्यूज होते हैं उनकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। ये कहाँ पर हो सकती है, जो स्किन है और स्किन के अंडरलाइन टिश्यूज है वहां पर ये हो सकता है। ये क्वाइट पेनफुल भी होता है। प्रेशर सोर्स में क्या आता है कि अगर किसी जख्म के ऊपर हमने प्रेशर डाला तो उसकी जो वाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पर भी प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लो डिक्रीज हो जाती है ब्लड की। इन दोनों की वजह से भी क्या हो जाता है कि हीलिंग प्रोसेस इम्पेयर हो सकती है। डायबिटीज अल्सर, डायबिटिक में हमने अभी बोला कि जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, सर्कुलेशन स्लो करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह नहीं मिलते और वो जख्म जो होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हील नहीं होता। ये लोअर एक्सट्रीमिटी में बहुत ज्यादा होता है। इस्कीमिया ड्यू टू स्मॉल ब्लड वेसल डिजीज हो सकता है। ये एक मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है, लेट से अगर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके लिए चाहिए होती है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म नहीं होती। इसके अलावा न्यूरोपैथी इसमें होते हैं, डिफरेंट नर्व्स की में जो होते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं अगर किसी को एब्डोमिनल सर्जरीज वगैरह है और उसने कफ किया या इसके अलावा स्नीजिंग किया तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो सर्जरी की जख्म होते हैं, सही सर्जरी की जो जहां पर स्टिचिंग वगैरह हो जाते हैं, वो एक दूसरे को उस प्रेशर की वजह से सेपरेट हो सकते हैं। एक्सेसिव स्कारिंग, सही है। एक्सेसिव स्कारिंग में दो डिस्कस किए, हाइपरट्रोपिक स्कारिंग और क्विलर्ट स्कारिंग, बाकी भी है एक्सुबेरेंट ग्रेनुलेशन वगैरह।
एक्सेसिव स्कारिंग में हाइपरट्रोफिक में क्या कहते हैं कि कोई थर्मल इंजरी हो या ट्रॉमेटिक इंजरी हो जिसकी वजह से हमारे डर्मस की जो डीप लेयर्स है उनको भी इंजरी पहुंच जाए, सही है, डैमेज पहुंच जाए। तो इसी वजह से जो कोलिजन के डिपोजिशन होते हैं वो बहुत एक्सेस में हो जाती है और वो वॉन्ड से निकल जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। लेकिन बाद में ये जो कोलिजन की बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होती है वो रिट्रीट हो जाती है जिसकी वजह से वो वॉन्ड बाउंड्री में आ जाता है, सही है। तो इसको फिर कहते हैं हाइपरट्रोपिक स्कार। अब अगर ये एक्सेसिव डिपोजिशन अब कोलिजन हुआ और ये रिट्रीट नहीं हुआ बाहर, ये अपनी जगह पर रिग्रेस नहीं हुआ, तो ये वॉन्ड से बाहर चला जाता है और वहां पर एक नोडुलर अफेरेंस देता है जिसको फिर हम कहते हैं किलोइडल स्कार। ये हाइपरट्रोपिक स्कार है जिसमें जो है बाद में जो कोलिजन की डिपोजिशन है वो रिट्रैक्ट हो गई है और वॉन्ड की बाउंड्री ही में रह गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखिए जो कोलिजन की डिपोजिशन है वो वॉन्ड की बाउंड्री से बाहर चला गया है और स्किन के ऊपर इस तरह नोडुलर अपीयरेंस इन्हें बनाया है। अब एक्सोबेरेंट ग्रेनुलेशन, इसमें क्या होता है कि जो इंजरी होती है वहां पर ग्रेनुलर टिश्यूज की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है और वहां पर डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से ये स्किन की लेवल से ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और बहुत रेड कलर दिखाई देते हैं जिसको प्राउड फ्लैश भी कहते हैं, सही है। जब ये स्किन से ऊपर आ जाते हैं तो इसी वजह से वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी रिजेनरेटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है और ये रिजेनरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस प्रोड्यूटेड स्कार को क्या करें, सर्जिकली रिमूव करें या कार्ट्रेज से रिमूव करें, तो इसकी जो रिजेनरेशन एबिलिटी होती है वो वापस आ जाती है, रिविटलाइजेशन हो जाते हैं, ऐसे हैं, और वो अपने जो नॉर्मल स्ट्रक्चर एपिथेलियम का होते हैं वो रिस्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक्सोबेरेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट। जब हम कोई इंसिजनल स्कार लगा देते हैं या वहां पर ट्रॉमेटिक इंजरी होती है तो वहां पर फिब्रोब्लास्ट की बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होती है और कनेक्टिव टिश्यूज की भी प्रोडक्शन होते हैं। कुछ और टिश्यू होते हैं जिसको डिस्मॉइड या एग्रेसिव फिब्रोसिस भी कहते हैं, ऐसे हैं। और ये कब होता है, लो ग्रेड ट्यूमर में होता है जो बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के दरमियान में होती है। लास्ट आ जाती है कंट्रेक्चर। अब एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ द वॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कंट्रेक्चर कहते हैं। आमतौर पर नॉर्मली भी कंट्रैक्शन होती है लेकिन एक्सेसिवली नहीं होती। इसकी जगह का ऊपर होते हैं और कंडीशन क्या होते हैं, जब सीरियस बर्न हो जाते हैं हमारे फॉर्म को, सोल्स को और थोरैक्स के एंटीरियर पार्ट को, तो वहां पर वॉन्ड की बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो कंट्रैक्टेड दिखाई देती है, बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा किसी के फेस वगैरह पर एसिड डाले जाते हैं तो उनकी जगह पर वो सीरियस बर्न्स हो जाती है और वो जगह इस तरह बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती है। फिब्रोसिस इन पेरेन्काइमल ऑर्गन लाइक लिवर, लंग्स, किडनी वगैरह। फिब्रोसिस किसे कहते हैं, जब बहुत एक्सेसिव एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कोलेजन हो जाए इंटरनल ऑर्गन में, जिस तरह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होता है, उसको फिब्रोसिस कहते हैं, सही है। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि किसी एपिथेलियम को इंजरी हो गई, सही है। अगर ये इंजरी कम है तो ये लिमिटेड है, फिर ये रिजेनरेट हो जाएगा और अपने ओरिजिनल साइज में चली जाएगी। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा सेवियर है और बार बार हो रही है तो इस वजह से जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिफरेंट टी सेल्स को इनवाइट करेंगे, वो साइटोकाइंस को इनवाइट करेंगे और इस तरह इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को और इनकी रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस वगैरह करेंगे और वहां से मैक्रोफेजेस की भी फिल्ट्रेशन हो जाती है, स्पेशली जो M2 मैक्रोफेजेस का जिक्र किया गया है यहाँ पर। ये क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है उसके प्रोडक्शन को इनिशिएट करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बना देते हैं। फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट में और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ये कोलेजन की डिपोजिशन करते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन लंग्स और लिवर में, लंग्स और किडनी में। लेकिन लिवर में जो होते हैं स्टेलेट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलेजन की डिपोजिशन एंड प्रोडक्शन के लिए और इस वजह से वहां पर क्या बन जाएगा, फाइब्रोसिस बन जाएगी और ये हीलिंग बाय फाइब्रोसिस हो गया या हीलिंग बाय स्कारिंग हो गया। अब फाइब्रोसिस किन किन डिसऑर्डर्स में होता है, तो ये बहुत क्रोनिक डिजीज में होते हैं, जिस तरह लिवर सिरोसिस है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, स्क्लेरोडर्मा भी से कहते हैं क्योंकि डर्मस के ऊपर, स्किन के ऊपर डिफरेंट स्केल्स बन जाते हैं। लंग्स के फाइब्रोसिस है, फिर कुन लंग्स में 3 टाइप से, एडियोपैथिक भी हो सकती है, निमोनिया की वजह से भी हो सकती है या ड्रग्स और रेडिएशन की वजह से लंग्स के ऊपर जो इंड्यूस होता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में भी ये हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस में भी हो सकते हैं, ऐसे हैं पेरिकार्डाइटिस में। और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है हमें पता है कि वहां पर भी ये होता है। अब बुक की डायग्राम जो रह गई वो पढ़ते हैं। ये क्या है, एपिथेलियम है, इसको इंजरी हो गई जिसकी वजह से इस एपिथेलियम की इंटीग्रिटी यहाँ पर खराब हो गई। अगर ये इंजरी लिमिटेड थी तो ये वापस रिजेनरेट होकर उसी तरह बन जाती थी। अगर ये बहुत ज्यादा रिपीटेड और सीवियर होती थी, जिस तरह इसकी इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा खराब हुई है, यहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इम्प्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स और अदर लिम्फोसाइट सेल्स की इन्वाइटेशन भी हो जाएगी और मैक्रोफेजेस की भी हो जाएगी। लिम्फोसाइट्स वगैरह साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है, जिस तरह इंटरल्यूकिन 13 से, जो कि इम्प्लीफाई करता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स को बीटा को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को भी इनिशिएट करता है, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत हद से बढ़ना चाहिए, इसको डिग्रेडेशन करते हैं। यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाते हैं, जो फेब्रोब्लास्टिक सेल्स है वो यहाँ पर रिक्रूट हो जाती है और डिफरेंशिएट हो जाती है मायोफेब्रोब्लास्ट में, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन वगैरह की डिपोजिशन करता है और यहाँ पर एक फाइब्रस कार्ब्स बना देते हैं।
अब समरी अब क्यूटेनियस वाउंड हीलिंग से है, इसमें क्या कहते हैं कि जो मेन बेसिस है वो दो है, ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की रिमॉडलिंग है। क्यूटेनियस वाउंड हीलिंग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जिसको फर्स्ट इंटेंशन भी कहती है और सेकेंडरी जिसको सेकेंडरी इंटेंशन भी कहती है। सेकेंडरी इंटेंशन में बहुत ज्यादा स्कारिंग्स होती थी और बहुत ज्यादा वाउंड्स की कंट्रैक्शन होती है जिसको कंट्रैक्चर ऑफ वाउंड भी कहते हैं। अब वाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट कंडीशन क्या कर देते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, या टाइप हो सकते हैं, वॉल्यूम एंड लोकेशन ऑफ द इंजरी हो सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। अब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो किलॉइड्स का सकते हैं जो कि स्किन से बाहर आ जाती है और नॉर्मली वहां पर क्या हो जाता है, हाइपरट्रोपिक स्कारिंग होता है। अब परमानेंट स्टिमुलेशन ऑफ कोलेजन सिंथेसिस जो होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, तो वो क्या है, फाइब्रोसिस काज कर सकते हैं। ये भी इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ सकता है बॉडी उस टिश्यूज को। इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू रिपेयर ऑफ पैथोलॉजी का चैप्टर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।